मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय उनका बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहूँगी। मंचासीन हमारे सम्मानित अतिथियों का स्वागत हेतु पुष्पगुच्छ देकर उनका अभिनंदन किया जाएगा। माननीय विधायक श्रीमती पूनम देवी जी, बिहार सरकार के मुख्य सचिव श्री अशोक कुमार सिन्हा जी, विकास आयुक्त श्री आलोक कुमार सिन्हा जी, हमारे प्रधान सचिव श्री अंजनी कुमार सिंह जी, पथ निर्माण विभाग के सचिव श्री प्रत्यय अमृत जी, वित्त विभाग के सचिव एवं पूर्ण निर्माण निगम के अध्यक्ष श्री संजीव हंस जी, पूर्ण निर्माण निगम के प्रबंध निदेशक श्री DN प्रसाद जी, यहाँ उपस्थित पथ निर्माण विभाग एवं बिहार पूर्ण निर्माण निगम के सभी अधिकारीगण, अभियंतागण, अन्य कर्मीगण, गणमान्य अतिथिगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के यहाँ उपस्थित प्रतिनिधिगण, देवियों सचिव और अभी यहाँ FITT के सदस्य श्री फणिभूषण सहाय जी और पीयूष पाठक जी भी उपस्थित हो गए हैं, जिनका संबंध IIT दिल्ली से है। मैं उनका स्वागत करता हूँ। आज एक नई परियोजना का शिलान्यास हो रहा है। हर परियोजना जिसका शिलान्यास होता है वो नई होती है, लेकिन ये दूसरे अर्थ में भी नई है। इसमें नई तकनीक का और नए आइडियाज को अपनाया जा रहा है। तो इस दृष्टिकोण से ये एक नूतन और अभिनव प्रयोग पटना शहर, जिसके बारे में फिल्म भी दिखाई गई और श्री संजीव हंस जी ने और प्रत्यय अमृत जी ने बताया, और जिसका एक मॉडल भी यहाँ रखा गया है। ये सही है कि पटना में ट्रैफिक का दबाव बढ़ता जा रहा है, आबादी भी बढ़ रही है, वाहनों की संख्या भी बढ़ रही है, तो कुल मिलाकर ट्रैफिक का दबाव पटना शहर में बढ़ा है। और हमारी सड़कें जो चौड़ी हो सकती थी उनको चौड़ा करने की कोशिश की गई, लेकिन बहुत सारी ऐसी सड़कें हमारी हैं कि चौड़ी भी है या उतनी चौड़ी नहीं, जिनका चौड़ीकरण करना शायद संभव नहीं है, क्योंकि जमीन की समस्या है, सारे स्ट्रक्चर बने हुए। तो वैसी परिस्थिति में इनोवेटिव आइडिया के जरिए ही ट्रैफिक की समस्या का समाधान किया जा सकता है। और मुझे खुशी है कि फाउंडेशन फॉर इनोवेटिव टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जो IIT दिल्ली की संस्था है, उसके साथ दो नई तकनीक SBTI स्वैप बेस्ड ट्रैफिक इंटरचेंज तथा GSUI ग्रेड सेपरेटेड यू टर्न इंटरचेंज, इन दो प्रणाली का तकनीक का सहारा लिया जा रहा है। और इसके साथ FITT के साथ पथ निर्माण विभाग ने या पूर्ण निर्माण निगम ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन किया और एक नई पहल हुई, जिसके बारे में आपको बताया गया। बेबी रोड को चौड़ा करने की जरूरत नहीं, लेकिन इसमें कुछ स्ट्रक्चर बनाए जाएंगे, सबवे और फिर कुछ फ्लाईओवर जो ज़्यादा ऊंचे नहीं होंगे, फिर यू टर्न, इस तरह के कई स्ट्रक्चर का निर्माण करके ये ट्रैफिक की 44 प्रकार की समस्याओं को हैंडल करे। तो ये अपने आप में एक नई बात है। और ये पूरा जो जवाहरलाल नेहरू पथ है उसका रूप बदल जाएगा। पहले ही एक उस पर फ्लाईओवर बन रहा है पीछे, जब हम दानापुर से चलते हैं पटना आने के लिए,
तो वो शेखपुरा के पहले तक एक फ्लाईओवर बन रहा है और तेजी से उसका काम चल रहा है। लेकिन उसके बनाने के बाद भी ये महसूस किया गया कि अब जो जवाहरलाल नेहरू पथ के इर्द गिर्द जो ट्रैफिक है आज, और ये ट्रैफिक का वॉल्यूम बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि लोग साधन संपन्न होते जाएंगे, आर्थिक विकास के साथ तो वाहन खरीदेंगे, और फिर यहाँ के लोगों का जो अपना वाहन है वो भी चलता ही रहेगा, तो कुल मिलाकर दबाव बढ़ेगा। तो वैसी परिस्थिति में आज की समस्या और कल की समस्या को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए उसका रास्ता ढूंढना, और अब विश्व स्तरीय बिहार म्यूजियम का भी निर्माण हो रहा है। उसकी तारीख तय है 22 मार्च 2015 को, न सिर्फ बनकर तैयार हो जाएगा बल्कि उसका उद्घाटन हो जाएगा, और उसी दिन से लोग म्यूजियम को देख सकें। यानी उसका सारा काम एक साथ चल रहा है। अगर एक तरफ भवन निर्माण का काम चल रहा है तो कौन प्रदर्शन किस तरह से रखे जाएंगे उसकी भी योजना बन चुकी है। उस म्यूजियम को कौन लोग चलाएंगे, कौन लोग लोगों को गाइड करेंगे, किस पहलू को कौन देखेगा, इसके लिए जो HR मैनेजमेंट प्लान है वो भी बन चुका है, और उसके लिए लोगों का चयन करके उनको नियुक्त करने की भी प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। यानी न सिर्फ नियुक्ति होगी बल्कि उनकी ट्रेनिंग हो जाएगी, और जब उद्घाटन जिस दिन होगा उस दिन से वो म्यूजियम देखने की स्थिति में वो पूरे तौर पर तैयार हो जाएगा। जहाँ ये टारगेट है और उसके हिसाब से काम चल रहा है, उसके लिए नोडल ऑफिसर बनाए गए हैं। श्री अजय कुमार सिंह जी नोडल ऑफिसर हैं, चाहे वो जहाँ जिस पद पर रहे उसके नोडल ऑफिसर रहे। तो इस तरह से हम लोगों ने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट भी बना रखा है। तो उस समय और ट्रैफिक का दबाव बढ़ेगा, चारों तरफ से लोग आएंगे म्यूजियम को देखने के लिए। स्कूल के बच्चे जो लोगों का परिभ्रमण का कार्यक्रम है वे भी आएंगे देखने। सरकार की योजना है, तो आने वालों की संख्या बढ़ जाएगी तो ट्रैफिक का दबाव और बढ़ेगा। इसी के मद्देनजर इस नई सोच पर आधारित ट्रैफिक को नियंत्रित रखने का और सुगम बनाए रखने का, यानी कोई किसी से बाधित नहीं होगा, सब अपने रास्ते चलते चले जाए, तो उसी का निर्माण होगा। और अभी हमने बताया इनको कि ये सब तो निर्माण हो जाएगा, कहीं कोई ट्रैफिक ठहरेगा नहीं, सुगमता के साथ लोग अपने रास्ते पर चलते जाएंगे, किसी को किसी के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इन दिनों तो हम ही लोगों का मूवमेंट है, ट्रैफिक लोग रोक देते हैं। मैं बराबर कहता हूँ कि भाई ट्रैफिक मत रोका करिए, अभी थोड़ा ट्रैफिक में फंसते निकलेंगे, लेकिन रोक दिया जाता है तो काफी कठिनाई होती है लोगों को। एक तो पहले से ट्रैफिक जाम, ऊपर से VIP मूवमेंट के चलते और ट्रैफिक जाम, अब उसकी कोई नौबत ही नहीं आएगी, सब अपने रास्ते जाते रहेंगे। VIP हो या IP हो या नॉन IP हो, सब लोग चलते चले जाएंगे। तो इसलिए ये बहुत अच्छी परियोजना है। इसलिए हम लोगों ने जब पहली बार हमको इन लोगों ने दिखाया, इनके जो विशेषज्ञ आए हुए थे FITT के से जुड़े हुए लोग, MOU करने के पहले जब इन्होंने एक मॉडल बनाया और उसको दिखलाया तो मैंने कुछ इन्हें सुझाव दिया कि इसमें और कुछ परिमार्जन कीजिए। नंबर 1, नंबर 2 पेडेस्ट्रियन के लिए मैंने उनको कहा कि उसके बारे में सोच रखे, सिर्फ सड़क पर ट्रैफिक नहीं चलता, लोग भी चलते हैं, तो जो राह पैदल चलने वाले लोग हैं उनका भी ख्याल करिए, नंबर 1। और नंबर 2, जो मेट्रो रेलवे यहाँ बनाया जाएगा, मेट्रो रेल का निर्माण होगा, तो उसके लिए भी DPR तैयार हुआ, तो उसके साथ देखिए कि वो उनका रूट क्या है, वो कितनी गहराई पर जाएंगे। यानी कल होकर एक बार आप बना दीजिए और फिर पता चला कि इसका कुछ हिस्सा ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है जो भविष्य में मेट्रो का अलाइनमेंट होगा उसको, तो वो भी ठीक करा दिया गया। और तीसरा हमने कहा था इनको कि जो ड्रेनेज होगा या सीवरेज का होगा, उसके जो रास्ते होंगे उसको भी आप इसमें शामिल कर लीजिए अपने, जो इसका अंतिम रूप से आप तैयार करेंगे DPR। तो इन सब चीज़ों को इन लोगों ने आपस में मीटिंग करके विमर्श करके तय कर दिया है।
और अब एक अंतिम तौर पर इन्होंने अपना उसके लिए प्लान बना लिया और उसको कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। ये 391 करोड़ की परियोजना है, यानी लगभग 400 करोड़ की। अभी हमने सुझाव दिया है इनको, जब म्यूजियम बनेगा तो आज जो जवाहरलाल नेहरू पथ है उसको लोग मानते हैं फ्रंट, वो है भी फ्रंट, लेकिन म्यूजियम की योजना के मुताबिक जितने ट्रैफिक बस हो या 4 व्हीलर वो सब साउथ वैली रोड से जाए। और साउथ वैली रोड क्या है? जो वैली रोड जिसको बोलते हैं वो जवाहरलाल नेहरू पथ है, लेकिन अभी भी लोग वैली रोड बोलते रहते हैं उसको। तो उसके और जो आपका ये सर्पेंटाइन रोड, उसके बीच का वो रास्ता है जिसमें कुछ सरकारी आवास बने हुए हैं, कुछ कार्यालय बने हुए हैं। तो जो वो रास्ता जाना है और मुख्य रास्ता वही होगा बसों का या अन्य जो वाहन म्यूजियम की ओर जाएंगे या म्यूजियम देखने के लिए लोग जाएंगे, तो उस रास्ते पर साथी आप ले लीजिए। मैंने आज ही कहा है, और उसमें जो कुछ भी करना होगा उसका, तो अभी का जो रास्ता है वो कम चौड़ा है, उसको तो ज्यादा चौड़ा करना पड़ेगा। और वो बना देना इसलिए भी जरूरी है कि म्यूजियम का रास्ता है और म्यूजियम में सिर्फ लोग ही नहीं जाएंगे, उसके मेंटेनेंस के लिए भी रहेगी और वो बिल्कुल ही नई तकनीक पर आधारित है और उसमें काफ़ी लोग उसके मेंटेनेंस के लिए आते जाते रहेंगे, इक्विपमेंट जाएंगे। सारे चीज़ों के लिए पहले ही से सोच लेना चाहिए। तो उस हिसाब से म्यूजियम का जो प्लान है उसके हिसाब से जितनी चौड़ी सड़क उनका जो रिक्वायरमेंट होना चाहिए, उसके साथ साथ चूंकि आप बना ही रहे जवाहरलाल नेहरू पथ को, तो जो साउथ वैली रोड कहलाता है उसको भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनाते हुए, और जब बन ही रहा है तो म्यूजियम के दृष्टिकोण से, क्योंकि म्यूजियम चालू हो जाएगा तो फिर उसमें ट्रैफिक जो आएगा तो सिर्फ वो वैली रोड की समस्या नहीं है, नेहरू पथ वहीं की समस्या नहीं होगी, पीछे भी समस्या है। तो इसलिए उसको इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बना करके आप आगे बढ़े। ये तो बहुत मामूली सा इसमें एक्सपेंशन होगा, मॉडिफिकेशन जो इन्होंने बनाया है उसकी मॉडिफिकेशन की जरूरत नहीं है, बल्कि जो प्रोजेक्ट है थोड़ा इसका एक्सपेंशन है। तो मुझे खुशी है कि आज शिलान्यास होगा और इसको भी एक समय सीमा के अंदर पूरा करने का लक्ष्य 2 वर्ष का लक्ष्य रखा है, लेकिन बहुत हद तक इसका काम आपको अगले साल 22 मार्च को जब म्यूजियम का उद्घाटन होगा तो कुछ तो उस हिसाब से आप निर्माण कार्य को देख लीजिए, नंबर 1। नंबर 2, इसमें दूसरी ध्यान देने वाली बात है कि वे इस रोड पर सबसे ज्यादा ट्रैफिक है, तो इसको ध्यान में रखते हुए जब ये निर्माण कार्य होगा तो लोग बहुत परेशान होते हैं। जब एक बार निर्माण कार्य होता है, बिहार म्यूजियम का ही काम चल रहा है, तो शुरू में काफी धूल उड़ी तो लोग परेशान थे, उसको घेरा गया। तो उसी प्रकार से जब सड़क पर काम होगा तो ट्रैफिक को बाधा हो, इसलिए कोशिश ये होनी चाहिए कि काम हम इस प्रकार से करें और काम के दौरान जब वो काम चलता रहे तो इस सड़क के बगल में रास्ता निकालिए ताकि ट्रैफिक का भी फ्लो होता रहे। यूँ तो कुछ और इंतजाम करना पड़ेगा, वो ट्रैफिक के साथ बैठ करके, पटना ट्रैफिक के साथ बैठ करके रोड डिपार्टमेंट को और अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को बैठ करके उसके बारे में भी सोच लेना होगा कि जब इसका काम पूरे तौर पर प्रारंभ हो जाएगा तो जो ट्रैफिक में बाधा आएगी उसको फिर कैसे, उस ट्रैफिक को डाइवर्ट करना पड़ेगा आपको, और कुछ ट्रैफिक जो इसके माध्यम से जाएंगे उस ट्रैफिक को ठीक ढंग से चलाते रहने के लिए तो आज का वर्तमान रोड है उसके बगल में आपने सोचा है वो सही है। और जब काम शुरू करिए उसके पहले उसका बगल का सड़क चालू कर दीजिएगा और तब डाइवर्ट करिए, तब इसको खोदना शुरू कीजिए, क्योंकि लगातार इसमें काफी काम होगा। जब काम होगा तो सड़क पर तो किसी भी तरह से चलना संभव नहीं होगा, खास करके ये जो शेखपुरा मोड़ है यहाँ से लेकर आप चले तो आयकर गोलंबर है, वहां तक लगभग ऑब्स्ट्रक्शन होगा।
तो उस दृष्टिकोण से काम करें। और कई निर्माण कार्य पहले से चल रहे हैं, म्यूजियम का काम चल रहा है, नियोजन भवन का काम चल रहा है, तो इन सब चीज़ों का ख्याल रखेंगे। और जब ये बनकर तैयार होगा तो आज जो एनिमेशन आप उसका दिखा रहे हैं वो तो खैर स्वाभाविक है, बहुत सुंदर लगता है, लेकिन फिर भी जो बनकर फाइनल प्रोडक्ट जिसको कहते हैं वो जब तैयार होगा सही मायने वो भी देखने लायक होगा। तो मेरे लिए तो खुशी की बात है, हमको स्ट्रक्चर ऐसा चाहते हैं उसको देख। लेकिन मैंने मजाक में इनको कहा कि भाई पटना मशहूर है, पटना का सिंबल क्या है? गोलघर। गोलघर एक फेल्ड स्ट्रक्चर है। पटना से आप निकलते हैं पूरब की ओर, साइलों पर नजर पड़ती है, वो हम हमारी समझ में था, देखते थे तो कहते थे जरूर साइलो है, इसमें अनाज रखा जाता है, बाद में पता चला वो फेल्ड स्ट्रक्चर। तो पटना में कुछ खास चीजें जो दिखाई पड़ती है वो फेल्ड स्ट्रक्चर है, उसको बाद में सुधारना पड़ा, लेकिन दर्शनीय है। तो ऐसा ना हो कि किसी भी तरह से, इसलिए कोई चूक किसी प्रकार की निर्माण में नहीं होनी चाहिए और वो सचमुच दर्शनीय बने और वो स्ट्रक्चर ऐसा बन जाएगा पटना में, और जितना बड़ा ट्रैफिक का वॉल्यूम है उसको वो हैंडल करेगा। तो मैं समझता हूँ कि ये मॉडल जिसमें जो तकनीक आप सहारा ले रहे हैं ये शायद, और बहुत कम दूरी, सबसे बड़ी बात है कि दूर दूर में तो इस तकनीक का आप सहारा ले सकते हैं, लेकिन ये छोटे से डिस्टेंस मेरे हिसाब से 2 से 3 किलोमीटर होगा। 2 किलोमीटर के अंदर इतने स्ट्रक्चर का निर्माण, तो अपने आप में हम समझते हैं कि कुछ लोग तो काम से भी पैदल चलेंगे और कुछ लोग इसको देखने के लिए भी पैदल चलेंगे, इसलिए पेडेस्ट्रियन का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। और जो पैदल घूमकर इसको देखेंगे वो भी इसके बारे में जरूर चर्चा करेंगे। तो मेरी पूरी शुभकामना है। और पुल निर्माण निगम, मेरी इच्छा थी कि भाई यूपी पुल निर्माण निगम, बिहार पुल निर्माण निगम लगभग साथ बढ़ाया गया, यूपी पुल निर्माण निगम बाहर काम करने लगा और बिहार पुल निर्माण निगम बंदी के कगार पर, तो अब तो लाभ कमाने लगा। अब इसने हमारे कार्यकाल में 1250 पुलों का निर्माण कर दिया और बहुत सारे मेगा ब्रिजेज का निर्माण ये कर रहे हैं, ब्रिजेज का। लेकिन हमने एक बात इनके स्थापना दिवस पर कही और वो ये कही थी कि भाई आप भी बाहर काम नहीं। तो आज उन्होंने बताया कि 2 जगह इनको काम मिलने की संभावना है, तो मुझे बेहद खुशी हुई ये जान करके। और इसी तरह से आप तरक्की के राह पर चलते जाइए और अपना भी नाम रोशन करिए, बिहार राज्य का नाम ऊंचा करिए। और किसी भी सूरत में जब नाम होता है तो जब मनुष्य को और सजग होना पड़ता है, क्वालिटी पर आपका ध्यान है, क्वालिटी पर बिल्कुल थोड़ी भी कोताही किसी भी तरह से नहीं होनी चाहिए। सबसे बड़ी चीज है क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता। तो ये विश्वसनीयता आपकी है वो बरकरार रहे, चूंकि बाहर भी जा रहे हैं, तो इस विश्वसनीयता को न सिर्फ बनाए रखिए बल्कि इसको और सुदृढ़ कीजिएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी शुभकामना देता हूँ और आप सब लोग जो है उपस्थित है उनको भी मैं शुभकामनाएं अपनी देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए जैसा विचार पीछे आ जाते हैं वैसा और बिहार के बारे में देख रहे हैं उसमें कोई दम नहीं है। और कल मैं देख रहा था उसमें तारतम्य की कमी, कभी कहीं कभी मतलब नहीं है, सब अपनी बात करते रहते हैं। जहाँ तक बिहार का प्रश्न है और बिहार के ऊपर जो इल्जाम लगाया गया मैं उसे सिरे से खारिज करता हूँ। अगर कोई एकाध आतंकी घटना के चलते कोई स्वर्ग हो गया आतंकवादियों के लिए, संजय थोड़ा सा पीछे कर लो कैमरा। गुजरात में कितनी घटना, क्या करें बातों को मैं दोहराना नहीं चाहता हूँ। तो वो जगह क्या है या देश के विभिन्न हिस्सों में आतंकी वारदातें हुई हैं,
तो जहाँ आतंकी घटना होती है तो आतंकवादी का स्वर्ग नहीं बन जाता। ये हमारे लिए एक चुनौती है पूरे देश में, और आतंकवाद से जूझना है इस देश को जो हमेशा विभाजित करने की कोशिश होती है। इसलिए कुछ लोग हैं जो आतंकवाद को कम्युनल चश्मे से देखते हैं, सांप्रदायिक रंग उसको देना चाहते हैं और सांप्रदायिकता का जहर समाज में खोलना चाहते हैं। आतंकवाद हमारे लिए चुनौती है और इसका न कोई मजहब होता है न धर्म होता है। हमारे देश को तबाह करना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो इन घटनाओं का लाभ उठाना चाहते हैं, और आतंकी घटनाएं होती हैं उसका लाभ कौन उठाते हैं इसको देख लीजिए। पटना में अगर आतंकी घटना हुई तो किसको फायदा हुआ? आज जो बोल रहे हैं, जहर उगल रहे हैं, जो इसको स्वर्ग बता रहे हैं आतंकवादियों के लिए, फायदा अगर वो घटना नहीं घटी होती तो मैं नहीं समझता हूं कि कोई ध्यान भी देता। लेकिन ये घटना, और मैंने पहले भी कहा कि यह भी विचारणीय कि क्या मेल जोल है, क्या साठगांठ है। जो घटना घटी उसका लाभ किसको मिला और नुकसान किसको उठाना पड़ा। और आतंकवाद से जूझने के लिए पूरा देश एकजुट है, हम लोग सब एकजुट हैं। और यहाँ पर जब घटना घटी तो कितने देर के अंदर कल्प्रिट पकड़ा गया। यहाँ तक कि यहाँ पर जब बिहार पुलिस ने ही पकड़ा और उसका पूरा का पूरा उद्भेदन हो गया मामले का। और यही नहीं, बोध गया कि ब्लास्ट का भी सुराग मिल गया। तो बिहार की पुलिस ने तो इतनी मजबूती से काम किया, तेजी से काम किया। और इस घटना को ये रंग देना, ये राजनीति के स्तर को नीचा गिराने के समान है कि कोई मारना चाहता था। जो भी घटना घटी है वो पूरा का पूरा सुरक्षा प्रदान किया गया और उसके बाद तरह तरह के आरोप लगाए गए। मैंने तो उसी दिन शाम में अपनी बात कही थी, लेकिन हाँ, प्रचार तंत्र का सहारा लेकर के लोग गोएबल्स के अनुयायी हैं। जो फांसीवाद है, फासिज्म है, जिसके संस्थापक और जिसके प्रणेता हिटलर माने जाते हैं, उन्हीं का जो प्रचार मंत्री थे, उन्हीं के प्रचार मंत्री गोएबल्स, ये गोएबल्स के अनुयायी हैं कि एक ही झूठ को बार बार दोहराते रहो, ये सच का रूप धारण करेगा। बिहार के लोग आतंकवाद के खिलाफ हैं। बिहार के लोग धार्मिक सद्भाव में विश्वास करते हैं, धर्मनिरपेक्षता में विश्वास करते हैं। यहाँ बांटने वाली ताकतें कभी सक्रिय नहीं हुई। लोगों को जितना प्रयत्न करना और जो पाखंड करते हैं, दूसरों पर आरोप लगाते हैं। भला बताइए, देश भर के लोगों ने मदद की और देश में कहीं आपदा आती है तो लोग एक दूसरे की सहायता करते हैं। जरूरत पड़ेगा नहीं यार। बिहार को भी सहायता मिली, बिहार ने भी दूसरों की सहायता की। इसमें कौन खास बात है? इसको भजाने की कोशिश करना। मेरी प्रतिक्रिया 2010 में इस बात को लेकर। तो चलिए, अब जिनका जैसा सोच, उसी सोच के हिसाब से लोग बात। फोटोग्राफी आपके साथ लेकिन लेकर के भी उन्होंने कहा कि अंदर मिलते हैं, फोटोग्राफी तो बाहर कोई किसी से मिलता वही तो कहा कि पाखंड तो उधर है सामने से, पाखंड इधर नहीं है। पाखंड इधर नहीं है। कोई किसी से निजी तौर पर मिलता है तो किसी को मिलने में दिक्कत होती है। आप पिछली बार जो झूठी कहानी सुनाए थे उसको तो हमने बता ही दिया था। तो इतना दुख है, पीड़ा है। कभी कभी लोगों की जो पीड़ा है वो प्रकट हो जाती है। भाई, हम तो बहुत ही मामूली आदमी हैं, हम नहीं आगे करते हैं, लेकिन हम जहाँ हैं तो बहुत मामूली आदमी है। मेरी पार्टी का उतना बड़ा प्रभाव भी नहीं है, लेकिन देख लीजिए। लेकिन थर्ड फ्रंट जो आपने बनाया है मुख्यमंत्री जी, वो तो उसको लेकर भी वो सवाल उठा रहे हैं कि चुनाव के पहले होता है। ये बात तो साफ पता चलती है ना कि तकलीफ उसी को लेकर के, जो एक नया मोर्चा गठित हो रहा है। गैर कांग्रेसी, गैर भाजपा दल जो एकजुट हो रहे हैं, इस एकजुटता से उनको खतरा दिखाई पड़ता है तमाम लोगों को। इसलिए वो प्रतिक्रिया है। आगे देखो, ये सब देशभक्त हैं, सिद्धांतवादी हैं। तुम तो हद कर देते हो। ये कहने से काम चलेगा? और
राजनीति में चुनाव के टाइम में तो बहुत सारी बात अपने विरोधियों पर आक्षेप लगाने के लिए लोग कहते हैं, लेकिन जहां तक सवाल है हम लोगों का, हम लोग अपने रास्ते पर चल रहे हैं। हम लोग सिद्धांत के साथ समझौता नहीं कर सकते, और सिद्धांत के साथ समझौता करें तो अच्छा, और सिद्धांत के साथ समझौता न करें तो बुरा। इतनी पीड़ा, इतनी तकलीफ प्रकट होती रहती है, चलक कर आती रहती है। आप एक रामविलास पासवान ने कहा कि 10 उन्होंने लालू यादव का नाम भी नहीं लिया, उनके बारे में कुछ भी नहीं कहा। आपको लगता है कि आपकी जो बातें, देखिए यहाँ के बारे में एक तो सब आंकड़ा गलत है, ये सब आंकड़ा गलत है, कोई आंकड़े की समझ और जानकारी नहीं। नीतीश जी आप अपने वाले और जहाँ तक शौचालय का प्रश्न है, उनको ये मालूम होना चाहिए बिहार पहला राज्य है जिसने लोहिया स्वच्छ अभियान शुरू किया। केंद्र प्रायोजित योजना थी जिसमें गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवार यानी बीपीएल परिवारों के लिए शौचालय की योजना थी। बिहार पहला राज्य था जिसने गरीबी रेखा के ऊपर रहने वाले यानी एपीएल परिवारों के लिए भी शौचालय की योजना शुरू की। ये हम लोगों की सोच थी, और उसके आधार पर हम लोगों ने यहाँ काम करना शुरू किया है, और बहुत अच्छे ढंग से हो रहा है। हम तो शौचालय का संकल्प दिलाते हैं, और हमारे कार्यकाल में गन्ना उद्योग का एक्सपेंशन हुआ, मालूम होना चाहिए। हम लोगों के पहले गन्ना उद्योग बंद हुए, अभी गन्ना उद्योग का एक्सपेंशन हो रहा है, उनकी क्रशिंग कैपेसिटी बढ़ी है। लोग बिजली की बात करें इसलिए देखा नहीं, कोई कुछ बोला नहीं, रिस्पॉन्स पुअर हो गया। इसलिए हुआ कि लोग महसूस कर रहे हैं और देख रहे हैं। हमारे यहाँ तो कुछ नहीं था, हम तो 0 मेगावाट बिजली के जनरेशन से चले। भाई बिहार तुलना कर सकता है अमीर राज्यों से, हम तो गरीब राज्य, हमने अपनी शुरुआत की है कहाँ से। और आज स्थिति ये है कि जिन इलाकों में तार और पोल है, अब वहाँ 16 से 24 घंटे बिजली मिल रही है। जिला मुख्यालयों में अब लगभग 20 से 24 घंटे तक की बिजली दी जा रही है। सब डिवीजन मुख्यालय में जाएंगे, प्रखंड तक जाएंगे, और जहाँ भी बिजली और ये उसका है उसके लिए कर रहे हैं। और बाकी जगहों के लिए, हर गांव और टोले के लिए, बसावट के लिए विद्युतीकरण की योजना हमारे यहाँ मंजूर होकर के उस पर काम शुरू हो गया। तो उसमें जो वक्त लगेगा, रामविलास पासवान भी साथ थे, बिहार के साथ जो अन्याय हुआ लोगों को मालूम नहीं है। ये फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी बिहार झारखंड एक, ये फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी जो केंद्र ने चलाया आजादी के बाद, उसके चलते बिहार जैसे राज्य पिछड़ गए। वरना खान खदान यहाँ थे, कोयला यहाँ था, आयरन ओर यहाँ था, इनका सर्वाधिक विकास होता, और हम लैंड लॉक पिछड़ा कार्ड चलेगा नरेंद्र मोदी का। इसलिए बिहार जैसे राज्य का विकास करना एक बहुत ही दुष्कर कार्य है, कठिन कार्य है। जो इलाका पहले से विकसित है और जो समुद्री किनारे पर अवस्थित है, उसके विकास में, जो पहले से ही विकास कर चुका उसका विकास करना कोई बहुत ज्यादा बहादुरी की बात नहीं। तो यहाँ जो काम हो रहा, यहाँ की जनता देख रही है, और हर क्षेत्र में काम हो रहा है। खैर मैं इन बातों में नहीं जाना चाहता हूँ। जो हमारे विरोधी हैं यहाँ आएंगे तो क्या कहेंगे। और रही बात, सेकुलरिज्म लोगों के रोम रोम में है। देश को चलाने के लिए, देश को एकजुट रखने के लिए सेकुलरिज्म आवश्यक है। सभी धर्मों का आदर, सबको समान अधिकार, सबको बराबरी का दर्जा सिर्फ कहना नहीं बल्कि व्यवहार को होना चाहिए। हर आदमी महसूस करे, और इस प्रकार का माहौल देना। कुछ लोग होते हैं जो ऐसी बात करते हैं, वो विकास सिर्फ बोल करके बाकी सब चीजों पर पर्दा डालना चाहते हैं। क्या है विकास का ट्रैक रिकॉर्ड? आज भी विकसित राज्यों में क्यों है गरीब लोग, क्यों कुपोषण के शिकार हैं वहां की महिलाएं? आज जवाब दे, कौन सा विकास है? अरे बिना मानव विकास के विकास का कोई मतलब नहीं है, और बिना सेकुलरिज्म के देश को एकजुट नहीं रखा जा सकता, मजबूत नहीं रखा जा सकता। पिछड़ा और दलित का कार्ड चल रहा है। उनका कहना है कि पहले बता दे कि अभी बहुत कंफ्यूज है, कमंडल से बोलते हैं उनके बारे में बहुत ही पिछड़ा है। तो गुजरात में हम सबसे पहले जानना चाहते हैं क्या पिछड़े वर्ग में वर्गीकरण है? बिहार में तो एनेक्सर 2 एनेक्सर 1 है, पिछड़ा वर्ग है, अति पिछड़ा वर्ग। गुजरात में है क्या?
लोग जात बतावे, बिहार में कहीं वो जात है जो अति पिछड़े में है, यानी पिछड़ा ही नहीं अति पिछड़ा कुछ भी बोल देना। और देखिए साहब, लोग अपने नीतियों से और अपने कार्यों से जाना जाता है। आप किस बिरादरी में पैदा हुए इसके चलते आप हिमायती नहीं बन जाइएगा। गरीब गुरबा के, पिछड़े और वंचितों के, उसके लिए जरूरत होती है। मैंने बार बार कहा है, जेपी लोहिया या आप जिनका नाम लीजिए, चौधरी चरण सिंह, मधुलिमय जी, राज नारायण जी, वीपी सिंह जी, ये कौन पिछड़े वर्ग में पैदा हुए थे? उस समय के तो पिछड़े वर्गों की सूची में इनके जिस जन्म लिए और जो इनकी जात कहलाती है वो तो थे नहीं, लेकिन इन लोगों ने काम किया, उनको वाणी दी, उनको संगठित किया, उनको अधिकार दिलाया, उनको अधिकार के प्रति सजग किया। कोई पैदा हो जाने से आपके जाने एनडीए से और पासवान और कुशवाहा के आने से क्या उनकी लड़ाई और उनकी लड़ाई? ये तो इनकी दुर्गति का परिचायक है। इनका तो बुरा हाल है। कल तो कह रहे थे 40 में 40, तो 10 तो ऑफलोड कर दिए 10 तो पहले ही ऑफलोड कर दिए। और ये लोग डेस्परेट हैं कि कोई मिल जाए, तो इसका कोई अर्थ नहीं। विशेष राज्य के दर्जे को लेकर कोई बात चल रही है क्या? अभी ये खबरें आ रही है कि यदि स्वीकार कर लेती है कांग्रेस तो ये गठबंधन हो भी सकता है। सवाल ही पैदा नहीं होता। ये उड़ाई हुई बात है। कांग्रेस का और आरजेडी का जो चल रहा है उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जेडीयू के साथ कोई बातचीत नहीं है। हम लोगों ने शुरू से कह दिया। और विशेष राज्य के दर्जा का जहां तक प्रश्न, वो हमारा लगातार चल रहा अभियान है और केंद्र ने इसको ठंडे बस्ते में डाला। ये चाहते तो पहले ही इसके बारे में प्रक्रिया पूरी कर सकते थे। अब वो क्या कर रहे हैं, ये सब बात मीडिया में है, हल्ला। कोई प्रस्ताव आया है आखिर? हमारे पास कोई प्रस्ताव, गठबंधन का दरवाजा नहीं। देखिए, ये ऐसी चीजें नहीं है। हम लोगों ने पहल की और सबके संयुक्त प्रयास से आज 11 पार्टियां एक जगह इकट्ठा हो रही हैं। हमारा बिहार में सीपीआई के साथ अलायंस हो चुका, सीपीएम के साथ अभी बातचीत हुई है लेकिन अंतिम रूप नहीं ले सका। तो हम लोग अपने रास्ते पर चल रहे हैं और हम लोग अपने बिहार में पार्टी इकाई को, और हम लगातार पिछले 5-6 महीने से हमारी पार्टी अपने पॉलिटिकल और हम लोगों के सामने कभी यह बात विचाराधीन था ही नहीं। हम नॉर्मल, ये मेरे सामने कभी यह प्रश्न विचाराधीन नहीं चलता है और हम अपने रास्ते पर चल रहे हैं। विशेष राज्य के दर्जे की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। ये बिहार के हक की आवाज है और आप जानते हैं कि पूरे बिहार के लोगों की ये आकांक्षा है। और जहाँ तक बात है कि अंतिम समय में वो कोई निर्णय लेते तो उससे कोई गठबंधन हो जाएगा, इसके बारे में सोचना मैं समझता हूँ कि अव्यावहारिक है और इसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं। लेकिन सारी बात नहीं होगा, बड़ा झंझट है सब जगह। हो गया महानुभाव के बारे में से पूछ रहे हैं। जो पाकिस्तान गए वहां के प्रेसिडेंट से हाथ मिलाते हुए अपना परिचय दिया कि हम वही हैं जो गुजरात दंगा के बाद केंद्र की सरकार से हट गए। यहाँ नहीं, देश की सीमा में, देश में नहीं, देश में कोई कुछ बोले, देश के बाहर ये सब बात नहीं की जाती है, देश के बाहर की। अभी जब थोड़ा सा मेरे साथ तो पीछे हम लोग अभी साथ थे, उसके 1 सप्ताह के बाद हम लोग अलग हुए, तब उनका ऐतिहासिक बयान देखिए। अब क्या करेगा जनता दल यू? तो जनता दल यू को तो जो करना था कर दिया। लगता है उसी इंतजार में बैठे हुए थे कि लोग निकले और हम घुसे। क्या मतलब? बिहार से अगर जमीनी हकीकत की जानकारी रहती तो इस तरह की बात बोलते। भाई जहाँ है ये लोग, ये झूठ की खेती होती है, अफवाहों की रणनीति चलती है, वहाँ यही सब बात बोलेंगे और क्या बोलेंगे? यहाँ कहाँ दंगा हो रहा है? अब बोल रहे हैं, अब बोल रहे हैं तो हास्यास्पद अपने को बना रहे हैं, लेकिन बोल रहे हैं। कहाँ नरसंहार?
जिनके साथ अब तक बैठे हुए थे उनके कार्यकारी। यहाँ अमन चैन है और लोग इस अमन चैन को खोना नहीं चाहते। सर पीछे कीजिए ना। राजनीति में निर्णय लिया है भाई, हर आदमी स्वतंत्र है अपना अपना निर्णय लेने के लिए, दूसरे को क्या मतलब। लेकिन ये सवाल तो हमेशा पूछेगा सर कि भाई गुजरात दंगा के कारण आप सरकार से अलग हुए थे 2002 में, या विभाग बदलाया था इसके लिए अलग हुए थे, तो पूछेगा ना, मुख्यमंत्री बनाने की ये तो बात कर। पूछेगा ना। एक बार ऐसा समय आया था जब ये शर्त लगा दिए थे, चाबी बंद, ताला बंद करके चाबी लेके घूम रहे थे और शर्त लगा दिए थे कि मुसलमान मुख्यमंत्री हो। थोड़ा सा मनीष पीछे आओ। आज कहाँ चले गए हैं? बड़े पैमाने पर जहाँ कत्लेआम पीछे हुआ, करना हम थोड़ा पीछे करें। के नायक के साथ चलेंगे तो इसमें क्या करना। कातिल के साथ चलेगा। थैंक यू सर। वो अपना बताएंगे, लेकिन लोग पूछेगा ना, सवाल तो जनता पूछेगी। सार्वजनिक जीवन में तो जरूर पूछेंगे कि किस बात के लिए इस्तीफा किया था।